अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने उफ़्ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, आज का वाक़या एक ऐसे पार्क के ऊपर है जो कराची के इलाके सदर में मौजूद है। कहा जाता है कि इस पार्क में दिन भर बच्चों के खेलने की आवाज़ें, शोर की आवाज़ें और फैमिलीज़ का रश होता है। लेकिन रात होते ही इस पार्क में एक अजीब सी खामोशी और एक अजीब सी बेरौनकी छा जाती है। अजीब बात यह है कि रात को 3 बजते ही इस पार्क में लगे हुए झूले खुद ब खुद हिलने लगते हैं, और अगर कोई उन झूलों को इस हालत में देख ले तो वो शख्स कभी नॉर्मल नहीं रह पाता। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। मेरा नाम हसन है। मैं उस वक्त 24 साल का था और कराची के एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता था। दिन भर ऑफिस के काम में मसरूफ़ रहता था और रात होते ही घर आ जाता था। ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल चल रही थी। मेरा फ्लैट उस पार्क के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर था। शुरू के कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक रात मेरी नींद अचानक पूरी हो गई। मैंने अपना फ़ोन देखा तो उस वक्त रात के 3:02 हो रहे थे और मैं यही सोच रहा था कि पहले वॉशरूम जाऊं या पानी पी लूं। मगर तभी अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई झूला हिल रहा हो। आवाज़ बिल्कुल मेरी बैल्कनी के पास से आ रही थी। मैं यही सोच रहा था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, और मैं जैसे बैल्कनी की तरफ गया और नीचे देखा तो पार्क बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। बस स्ट्रीट लाइट जो हल्की हल्की पार्क के कुछ कोनों में पड़ रही थी। तभी मेरी नज़र एक झूले पर पड़ी जो धीरे धीरे हिल रहा था। मगर हैरत की बात यह थी कि उस वक्त हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैंने आसपास के दरख्तों की तरफ देखा तो उसके पत्ते बिल्कुल रुके हुए थे। ये देखकर मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मैं खुद से यही सवाल कर रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मैं कुछ देर तक उस झूले को देखता रहा और फिर यही सोचा कि शायद कोई हवा का झोंका होगा जो मुझे इस फ्लोर तक महसूस नहीं हो रहा है, और मैं वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन अगले दिन सुबह नीचे चाय वाले के पास मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। कल फिर रात को 3 बजे झूला हिल रहा था। वो आपस में यही बात कर रहे थे, तो मुझे उस वक्त ये बात जानने की काफ़ी तजस्सुस होने लगी। मैंने चाय वाले से पूछा, भाई ये झूले का क्या सीन है? उसने काफ़ी सीरियस अंदाज में कहा, भाई इस मामले में मत पड़ो। मैंने काफ़ी हैरत से उससे पूछा कि क्यों? उसने कहा, जितना जानोगे उतना नुकसान उठाओगे। मैंने उसकी बात सुनी और ज़ोर से हंसने लगा कि यार तुम लोग तो बस ऐसी फजूल की बातें करते रहते हो, लोगों को डराने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते रहते हो। तभी वो धीरे से मेरे करीब आया और बोला कि आज से 10 साल पहले इस पार्क में एक बच्चा गायब हो गया था। मैंने कहा, कैसे? उसने बताया कि रात को वो इस पार्क में खेल रहा था और अचानक वहाँ से गायब हो गया, और अगले दिन सुबह उस बच्चे की लाश मिली। जिस पर मैंने उससे सवाल किया तो इस वाक़ये का कुछ पता चला कि किसने किया। होटल वाले ने कहा, पुलिस वालों ने इसे एक्सीडेंट का केस करार दिया है, और उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया। मोहल्ले वालों का कहना था कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। उस रात मैंने जानबूझकर अलार्म लगाया 2:55 का, और ठीक 2:55 पे मैं अपनी बैल्कनी में खड़ा हो गया। नीचे पूरा पार्क अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरी सांसें काफ़ी तेज़ चल रही थी और मैं बार बार अपने मोबाइल में टाइम देख रहा था। ठीक 3 बजे माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा, और फिर किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। देखते ही देखते वो झूला दोबारा हिलने लगा, और धीरे धीरे उस पार्क में लगे हुए तमाम झूले आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हिलने लगे, जैसे कोई ना नजर आने वाली मखलूक उन पर बैठी हुई हो। ये देखकर
मैं काफ़ी परेशान होने लगा और तभी किसी बड़े बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी, क्योंकि आसपास कोई इंसान नहीं था और उस माहौल में ऐसी आवाज़ें काफ़ी खौफ पैदा कर रही थीं। हैरत की बात यह थी कि वो आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी, जैसे कोई काफ़ी खुश हो और हंस रहा हो। ये देखकर मेरे पूरे जिस्म में थरथराहट शुरू हो गई। फिर झूला अचानक बहुत तेज़ी से झूलने लगा, जैसे कोई उसे गुस्से में झुला रहा हो। और फिर एक झूला अचानक रुक गया, लेकिन बाकी झूले काफ़ी तेज़ी से हिल रहे थे। और कुछ देर के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उस झूले की तरफ खड़ा हुआ है और मेरी तरफ देखे जा रहा है। बिलाखिर मैं अपने कमरे में चला गया और तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बैठ गया। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मुझे सच का पता करना होगा। मैं इलाके के पुराने सिक्योरिटी गार्ड के पास गया, जो करीब 30 साल से उसी एरिया में काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आज से 10 साल पहले इस पार्क में एक बच्चे का कत्ल हुआ था, मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ बताएं। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। उसने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि बस ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ। वो कुछ देर तक खामोश रहा और फिर उसने धीरे से कहा कि उसका नाम अयान था। उसकी उम्र 8 साल थी और वो हर रोज़ पार्क में खेलने आया करता था। एक रात गायब हुआ और सुबह उसकी लाश झूले के नीचे से मिली। मुंह खुला हुआ था और आंखें फटी हुई थीं, जैसे मौत से पहले उसने कुछ देख लिया हो। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने कहा कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। चाचा बशीर ने कहा कि पुलिस ने केस बंद कर दिया था, लेकिन उस रात के बाद पार्क का माहौल बिल्कुल बदल गया। रात को झूले खुद ब खुद हिलने लगते हैं और कभी किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं, और अगर कोई उस वक्त पार्क की तरफ देखे तो कुछ दिनों के बाद उसके साथ कोई ना कोई बुरा हादसा ज़रूर होता है। ये सुनकर मैं एकदम सदमे में चला गया था, लेकिन मैंने उससे पूछा कि क्या मतलब, किस तरह के हादसे? जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि एक आदमी बिल्डिंग से गिर गया था, एक औरत पागल हो गई थी और एक लड़की जिसने खुदकुशी कर ली थी। सबने मरने से पहले ये गायब हुए बच्चे के बारे में मालूमात करने की कोशिश की और उस पार्क में देखने की कोशिश की थी। तभी मैंने उससे कहा कि मैंने उस झूले के पास किसी बच्चे को देखा था। मेरी ये बात सुनकर चौकीदार बिल्कुल खामोश हो गया और उसने उसके बाद मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। तभी मैंने डिसाइड किया कि बैल्कनी से देखना काफ़ी नहीं है, मुझे पार्क के अंदर जाना होगा। रात के 3 बजे मैंने अपना टॉर्च और मोबाइल फ़ोन अपने पॉकेट में रखा। अपने साथ एक छुरी लेकर 2:30 बजे पार्क के पास चला गया। पार्क में काफ़ी अंधेरा और खामोशी थी और मैं उस झूले के पास एक बेंच के पीछे छुपकर बैठ गया। मेरा दिल काफ़ी तेज़ धड़क रहा था। मुझे लगा कि शायद आवाज़ बाहर से आ रही होगी, लेकिन 3:02 पर मेरे सामने वाला झूला धीरे धीरे हिलना शुरू हुआ। ये देखकर मेरी सांस रुकने लगी थी। झूले की चेन काफ़ी ज़ोर से आवाज़ कर रही थी और देखते ही देखते वहाँ लगे हुए तमाम झूले खुद ब खुद हिलने लगे। हैरत की बात यह थी कि उस झूले की सीट पर साफ जाहिर हो रहा था कि कोई बैठा हुआ है, लेकिन ऐसी मखलूक जो हमें क्लियर नज़र नहीं आती है। यह देखकर मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। तभी अचानक मुझे अपने पीछे से एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। मैं ज़ोर से चिल्लाते हुए पीछे पलटा, मगर वहाँ कोई नहीं था और मेरी सांस काफ़ी तेज़ी से फूल रही थी। मिट्टी पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल बच्चा मेरी तरफ चल के आ रहा हो। मैं पीछे हटने लगा। पाँव के निशान काफ़ी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे और तभी अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। उस वक्त पार्क में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। तभी अचानक मुझे एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, तुम मुझे देख सकते हो। तभी मैं ज़ोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा
और जल्दी जल्दी पार्क से निकलकर अपने फ्लैट में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया और पूरी रात कंबल के अंदर कांपता रहा। सुबह मेरी बैल्कनी के बाहर काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन वो मिट्टी इस हालत में थी कि जैसे वो किसी के पैरों के निशान हो। मैं कुछ लम्हों तक सिर्फ उस पैरों के निशान को देखता जा रहा था जो मेरी बैल्कनी में गीली मिट्टी से बने हुए थे। शुरू के कुछ देर तक तो मैं यही सोच रहा था कि शायद ये किसी का मजाक होगा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि कोई मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा। पूरा दिन ऑफिस में मैं बस उसी चीज़ के बारे में सोचता जा रहा था। हर वक्त मेरी आंखों के सामने वही पैरों के निशान नजर आ रहे थे। मैं जितना अपना ध्यान वहां से हटाने की कोशिश करता था तो बार बार वही मंजर मेरी आंखों के सामने आते जा रहे थे, और हर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो बच्चा कह रहा है कि तुम मुझे देख सकते हो। मुझे तब समझ आया कि ये सिर्फ हॉन्टेड पार्क का मामला नहीं है। यहाँ कोई ऐसी मखलूक है जो शायद किसी की मदद चाहती है। शाम को मैं सीधा बशीर चाचा के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे सब सच बताएं। उन्होंने मेरी शक्ल देखी और फौरन समझ गए कि मैंने उस पार्क में कुछ देखा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम पार्क गए थे ना? मैंने धीरे से कहा, जी, लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी खौफज़दा था। चौकीदार ने कहा कि मैंने मना किया था। वो कुछ देर तक खामोश रहा और फिर आसपास देखने लगा, जैसे कि वो किसी से कोई बात छुपाना चाहता हो। और तभी उसने धीरे से कहा, जिस रात अयान मरा था उस रात वो अकेला नहीं था। तभी मैंने कहा, क्या मतलब? उसके साथ पार्क में कोई और भी था, उसका बाप। ये बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान रह गया। लेकिन लोगों को तो कहा गया था कि अयान अकेला था। चौकीदार ने कहा कि झूठ बोला गया था, लेकिन उस वक्त बशीर चाचा की आवाज़ काफ़ी धीमी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, क्योंकि अयान का बाप एरिया का ताकतवर आदमी है, लोग उससे डरते थे। उस रात लोगों ने उस बच्चे की चीखें सुनी, बाप और बेटा जैसे आपस में लड़ रहे हों। मैं काफ़ी हैरत से उनकी बात सुन रहा था। तभी उन्होंने कहा कि फिर एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी और फिर एकदम खामोशी हो गई। मैंने उनसे कहा कि आपकी इस बात का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बशीर चाचा ने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, लोग कहते हैं कि अयान को उसके बाप ने मारा है। ये बात सुनकर मैं काफ़ी हैरत ज़दा हुआ। तभी मुझे समझ में आया कि लोग इस वाक़े के बारे में ज़्यादा खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं। पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की और केस को क्यों दबा दिया गया? शायद बाप ने पैसा खिलाया हो। तभी मैंने कहा कि वो आदमी कहाँ है? चाचा बशीर का चेहरा काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते के बाद उस शख्स ने भी खुदकुशी कर ली। एक दिन अपने कमरे में उसकी लाश लटकी हुई मिली थी, मगर दीवार पर खून से एक लाइन लिखी हुई थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या? बशीर चाचा ने काफ़ी धीमी आवाज़ में कहा, वो झूले से उतर नहीं रहा था। उस रात मैंने डिसाइड किया कि मैं सच के आखिर तक जाकर रहूँगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि अयान मुझे कुछ बताना चाहता है। मैं फिर रात को 2:50 पर उसी पार्क में गया। मैं अपने साथ एक कैमरा लेकर गया। सोचा कि सब कुछ रिकॉर्ड करूँगा। अगर कुछ हुआ तो कम से कम कोई सबूत तो होगा। मैंने रात को उस पार्क में वो कैमरा सेट किया। आसपास बिल्कुल खामोशी थी और माहौल में एक अजीब सा खौफ था। रात को 3 बजे झूले दोबारा धीरे धीरे हिलने लगे और ये तमाम चीज़ें उस कैमरे में रिकॉर्ड होती जा रही थी। और तभी अचानक स्क्रीन पर एक चीज़ नज़र आई जिसे देखकर मेरा खून जैसे जम सा गया हो। कैमरे की नाइट विजन में एक छोटा सा बच्चा झूले पर बैठा हुआ था
लेकिन मैं उसे अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पा रहा था। वो सिर्फ कैमरे में ही नजर आ रहा था। उसका सर झुका हुआ था और उसके कपड़े गीले थे, जैसे उनके ऊपर कोई गीली मिट्टी लगी हुई हो। उसकी गर्दन काफी अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। ये देखकर मुझे काफी खौफ हो रहा था। और फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए अपना सर धीरे धीरे उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। शायद वो अब समझ चुका था कि मैं उसे देख रहा हूं। वो कुछ देर तक कैमरे की तरफ देखता रहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, एक डर या एक शिकायत। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। बस वो खामोशी से कैमरे की तरफ देखे जा रहा था। और कुछ देर के बाद उसने कैमरे की तरफ देख के एक जोरदार चीख मारी। वो चीख ऐसी थी कि जैसे वो मुझे वहां से जाने के लिए कह रहा हो। कुछ मखलूक जो इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, हमें लगता है कि शायद हम उनकी मदद करेंगे या उनके लिए आगे के रास्ते आसान कर देंगे, पर हकीकत अक्सर इसके बरक्स होती है। कुछ रूहें या कुछ जिन्नात अपना बसेरा अपनी मनपसंद जगहों पर कर लेते हैं, जहां से उनको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि उनको वहां से हटाऊं या उनके परेशानी को जान सकूं, लेकिन हर बार मेरी ये कोशिश नाकाम होती थी। उस रात के बाद वो बच्चा वहां से गायब हो गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अब भी उस पार्क में ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और ये तमाम एक्टिविटीज़ बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब वो बच्चा दोबारा कभी उस कैमरे में नज़र नहीं आया, मगर इसका अंजाम काफ़ी बुरा होता जा रहा था। अब मुझे अपने घर में अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। रात के वक्त जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे कमरे के दरवाजे के पास कोई बच्चा खड़ा हुआ है और मुझे देख रहा है। लेकिन जब मैं उस तरफ देखता था तो वहाँ कोई नहीं होता था। ऑफिस में अक्सर ऐसा लगता था कि मेरी सीट के पीछे कोई खड़ा हुआ है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने उससे बातें की हैं, और वो बातें सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड होती थी, लेकिन जब पलट के देखता था तो पीछे कोई नहीं होता था। कभी कभार हम इन चीज़ों की दुनिया में खुद दाखिल हो जाते हैं। ये हमसे जितना दूर रहती हैं, अक्सर हम उनके बिल्कुल उतना ही पास चले जाते हैं। अब मेरी तबीयत में एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। कभी कभार बाइक चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है। ऑफिस में, घर में, हर जगह मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। कोई ऐसी मखलूक जो मेरे इर्द गिर्द हमेशा घूम रही है। कभी कभार हम अपनी गलतियों की वजह से इन मखलूकों की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। उस वक्त हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमें कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी दुनिया में सिर्फ डर और खौफ है। मैं अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दिन ब दिन मेरी ज़िंदगी इसी खौफ में उलझती जा रही है कि कब ये मेरी रूह को अपने साथ ले जाएं। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि किसी जगह पर इन चीज़ों का बसेरा है, तो लिहाजा उन जगहों से दूर रहिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, और उस मुसीबत से जान छुड़ाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता जाता है। आज अगर मैं बात कर रहा हूँ इस पार्क की, तो इस तरह के बेहिसाब जगहें दुनिया भर में मौजूद हैं, जिन जगहों पर जाने से लोग काफ़ी डरते हैं, और कई लोग सिर्फ इंजॉयमेंट के तौर पर उन जगहों पर जाते हैं कि इन चीज़ों को देखें या इन चीज़ों का मजाक उड़ाएं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर यह आपके पीछे पड़ जाएं, तो आपकी जंग एक ऐसी मखलूक से होती है कि जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसलिए कि वो अपना अच्छा और अपना बुरा सोच सकें।
कुछ मखलूक़ें ऐसी हैं जिन्हें अपने अच्छे और अपने बुरे की परवाह बिल्कुल नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।